गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है आरएनए स्प्लाइसिंग। कल हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किया था जिसमें हमने क्या किया था कि कैसे आरएनए बनता है हमारे डीएनए से, क्योंकि आरएनए ही मैसेंजर है जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा डीएनए टू प्रोटीन्स। तो आरएनए सिंथेसाइज जो हुआ था ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, दैट इज नॉन फंक्शनल आरएनए। वो फंक्शनल नहीं था, वो काम नहीं कर सकता, उससे प्रोटीन्स नहीं बन सकती। तो उस नॉन फंक्शनल हेट्रोजीनियस आरएनए को फंक्शनल आरएनए, कौन सा फंक्शनल आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं, या हम आरएनए एडिटिंग वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये देखो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 3:5 एंड 5:3 एंड 5:3 एंड की तरफ क्या प्रेजेंट था हमारे, ये एक क्या रहेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये क्या रहेगा कोडिंग स्ट्रैंड। इस तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर 5 एंड की तरफ, और 3 एंड की तरफ क्या है, टर्मिनेटर। बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो जाएगा और वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, जिससे हमें क्या है 5:3 एंड का आरएनए मिल जाएगा। 5:3 एंड क्यों बन रहा है, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ 5:3 की डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। तो ये जो आरएनए बन रहा है बच्चे, ये सिंपल आरएनए नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, और मेनली ये किस में होता है, यूकैरियोट्स में। आरएनए स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है यूकैरियोट्स में ही होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। क्यों, क्योंकि यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या है, एक टाइम में लैक्स ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो लैक्स ऑफ प्रोटीन सही तरीके से बनाने के लिए क्या है, हमें इस तरीके का प्रोसेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डीएनए है इतना लंबा डीएनए है, सारे के सारे डीएनए से हमारा सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं है। तो सिर्फ जोन सा पार्ट फंक्शनल है वो ही हमारा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे, ताकि हमारी सही टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज हो। तो जो आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, उसके बीच में बहुत सारी स्पेस होता है जिससे किसी भी तरीके की प्रोटीन नहीं बन सकती, मतलब वो कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्ट्रोन है उसमें सिर्फ फंक्शनल सीक्वेंसेस नहीं है, या हम कहें वो ही पार्ट नहीं है जिससे अमाइनो एसिड बनेंगे। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनसे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होता है। तो या हम कहें कि हमारा जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बना है उसमें दो पार्ट हैं, एक नॉन फंक्शनल पार्ट जिसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोन्स, और दूसरा है फंक्शनल पार्ट जो क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड बनाएगा, उनको हम बोलेंगे एक्सोन। क्योंकि सारा का सारा पार्ट हमारा फंक्शनल नहीं होता डीएनए का, हमने ये पढ़ा था, सिर्फ 3% ऑफ अवर डीएनए इज फंक्शनल। तो सारे के सारे 3%, सारा का सारा डीएनए से आरएनए तो बन गया, लेकिन काम करने वाला कौन सा है, सिर्फ 3% है। तो बाकी सारा हमें रिमूव करना जरूरी है, नहीं तो हमारी एनर्जी क्या होएगी, वेस्ट होएगी। हम प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे, वहां पर हर अमाइनो एसिड ऐड करने के लिए एनर्जी खर्च करी जा रही है। तो अनवांटेड जब हमारी बॉडी एनर्जी वेस्ट करेगी तो हमारे प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। और जबकि एट ए टाइम हमें क्या है, लैक्स ऑफ प्रोटीन्स फंक्शनल चाहिए, तो हमारा प्रोसेस जो होता है जीन एक्सप्रेशन का, या हम कहें मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का, वो क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जितनी भी अनवांटेड या ज़रूरत वाली
चीजें हैं सिर्फ हम उसको ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भेजें, बाकी को रिमूव कर दें। तो वो जो रिमूव करने वाला प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पर सिर्फ काम करने वाला पार्ट कौन सा है आरएनए में, ये जो डार्क पोर्शन है जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोन। तो इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है जिससे कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, जबकि एक्सोन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है जो आगे जाकर क्या बनाएंगी, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था 11th में सबसे छोटी यूनिट प्रोटीन की क्या होती है, अमाइनो एसिड होती है। तो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन किन में प्रेजेंट है, एक्सोन्स में प्रेजेंट है। तो ये एक्सोन क्या है, आपस में जुड़ने चाहिए, ये बीच में अनवांटेड जो पार्ट है हमारा जिससे किसी भी तरह का अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, वो रिमूव होना चाहिए। तो स्प्लाइसिंग के टाइम केवल यही चेंज नहीं होता बच्चे, स्प्लाइसिंग के टाइम ये 3 मेजर चेंजेस होते हैं हमारे। एक तो आरएनए मॉडिफिकेशन, आरएनए मॉडिफाई हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, 5 एंड की तरफ कौन सा प्रोसेस होएगा, कैपिंग, अभी हम देखेंगे। और 3 एंड की तरफ क्या होगा, पॉली एडिनाइलेशन। मॉडिफाई हो गया है, बदल गया है, इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं। तो 5 एंड की तरफ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ढका जा रहा है। और 3 एंड की तरफ क्या है, टेल, पॉली एडिनाइलेशन, पॉली ए टेल बोलते हैं हम। तो एक टेल ऐड हो रही है, समझो एक तरफ कैप ऐड हो रही है और एक तरफ क्या है, टेल ऐड हो रहा है। कैप 5 एंड की तरफ ऐड हो रही है और टेल 3 एंड की तरफ। तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, आरएनए मॉडिफिकेशन। आरएनए स्प्लाइसिंग अभी हमने देखा कि आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होगा, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और एक्सोन्स ऐड हो जाएंगे। ये जो है आरएनए एडिटिंग, ये सिर्फ आप टर्म समझ लें, डिटेल आप बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। आरएनए एडिटिंग क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा आरएनए बना है AUCG, ठीक है, ऐसे लंबी सीक्वेंस बन गई, ये एक जीन की सीक्वेंस है हमारी, ठीक है। तो इससे आगे जाकर क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। लेकिन हमारे जो यूकैरियोट्स में है, अभी हमने बात करी थी कि प्रोसेस इतने फास्ट होते हैं कि एक टाइम में हमें क्या है, हजारों की संख्या में प्रोटीन्स चाहिए या लाखों की संख्या में प्रोटीन चाहिए। तो समझो मैं कहूँ कि मान लो एक टाइम में मेरे को 100 प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 100 बार जीन एक्सप्रेशन होएगा, तो इसमें तो क्या होगा, टाइम लगेगा। तो इसमें क्या होता है आरएनए एडिटिंग में कि ये जो आरएनए बन गया है AUCG, ऐसे एक लंबी सी सीक्वेंस बन जाएगी, ACGUA, ऐसे एक बहुत लंबी सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। अब बॉडी को जब ये प्रोटीन बन रही है, इसके साथ और 99 प्रोटीन्स चाहिए। तो उन 99 प्रोटीन्स के लिए क्या ट्रांसक्रिप्शन दोबारा से होएगी, दोबारा से ट्रांसलेशन होएगा, नहीं। क्या होता है आरएनए एडिटिंग में, मान लो सिर्फ यहाँ के इस सीक्वेंस को, मान लो C की जगह मैं U डाल दूं दोबारा से, तो इसी से एक नई तरीके की प्रोटीन जो फंक्शनल प्रोटीन है वो बननी शुरू हो जाएगी। या कहूँ मैं यहाँ वाले G को हटाकर यहाँ क्या आ जाए C, तब भी एक नई तरीके का प्रोटीन। तो यहाँ पर आरएनए एडिटिंग में क्या होता है कि एक मैसेंजर आरएनए बन गया, उसी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती रहती है, जिसकी वजह से नई तरीके की प्रोटीन जो बॉडी को चाहिए वहीं से बनती रहती है। उसे हम क्या बोलते हैं, आरएनए एडिटिंग। एडिटिंग में क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, U, C की जगह क्या आ गया, U, या हम कहें डिलीशन। डिलीशन में क्या होएगा, मान लो ये C हट जाए तो अब नई सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ये। तो इससे भी एक नई तरीके की प्रोटीन बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यूकैरियोट्स में फास्ट एफिशिएंट प्रोसेस करने के लिए
एक ही मैसेंजर आरएनए में एडिटिंग होती रहती है, वो बदलता रहता है ताकि अलग तरीके की प्रोटीन सिंथेसाइज होती रहे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एट ए टाइम हमारे फास्ट प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि एट ए टाइम बहुत सारी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं बॉडी में, क्योंकि हम क्या हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो एडिटिंग कैसे होती है ये डिटेल आप बड़ी क्लासेस में, सिंपल आप ये समझें कि बदल रहा है, आरएनए में ही बदलाव आई जा रहा है ताकि एक नई तरह की प्रोटीन उसमें सिंथेसाइज होती रहे। ठीक है, तो थर्ड जो टाइप है मॉडिफिकेशन का या चेंजेस का, उनको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो अब हम आरएनए स्प्लाइसिंग का प्रोसेस देखते हैं। क्या है, ये मेरा एक मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो गया, 5 एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट, और 3 एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, OH। ये जो है इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन। कितने एक्सॉन्स प्रेजेंट है, 5। ये क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स। तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं बच्चे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये नहीं है कि बहुत सारी प्रोटीन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या हैं, हमारे इन इंट्रॉन्स रीजन पर बाइंड कर जाएंगी। क्या होगा, जैसे मैं कहूं ये इस तरीके से हो गई ये, तो ये बाइंड कर गई, ऐसे ही ये इस एंड की तरफ बाइंड कर जाएगी। तो क्या होगा, ये लूप आउट हो जाएगा। ये क्या होगा, आगे लूप आउट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन ऐसे बाहर निकल गया। क्या बाइंड करा था यहाँ पे, RNPs, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स हैं जो हमारे इंट्रॉन रीजन्स पर बाइंड कर जाती हैं और इनको लूप आउट करके बाहर निकाल देंगी, ब्रेक कर देंगी। तो फिर हमें क्या अवेलेबल हो जाएगा बच्चे, हमें क्या मिल जाएंगे, सिर्फ एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स हो गए, ये 5 एंड है, ये क्या है, 3 एंड। ये एक्सॉन्स फिर क्या है, लाइगेज की हेल्प से आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। क्या हो जाएगा फिर, ये मिल जाएगा। कितने थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास एक्सॉन्स आपस में ज्वाइन हो गए। इस प्रोसेस को, जिसमें इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन्स आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। कौन मदद कर रहा है आरएनए स्प्लाइसिंग में, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स मदद कर रही हैं, जो इंट्रॉन्स को रिमूव कर देगी और जितने भी एक्सॉन्स हैं इनको आपस में क्या कर देगी, ज्वाइन कर देगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। लाइगेज क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, तो ये तो हुआ कि इंट्रॉन्स की रिमूवल होती है, उसे हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। मेन टॉपिक दूसरा हमने किया था आरएनए मॉडिफिकेशन। आरएनए मॉडिफिकेशन में क्या होगा, हमें पता है 5 एंड की तरफ बच्चे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट। ये समझो मेरा एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर यूरेसिल है, फिर थाइमिन तो नहीं, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस है मेरी इसमें। 5 एंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, OH। ये कौन सा बैंड, OH कहाँ प्रेजेंट होता है, 3 एंड की तरफ। मेरी ये एक आरएनए की सीक्वेंस मिल गई आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो हमारा जब ये
आरएनए है ये ट्रेवल कर रहा है किसमें बच्चे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्टिव इन नेचर होने के लिए क्या है, इसके अंदर और मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। फॉर प्रोटेक्टिव इन नेचर दूसरी क्या चीज होएगी कि हमारा जो प्रोटेक्टिव हो गया, राइबोसोम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, राइबोसोम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्या होनी चाहिए, आरएनए की मॉडिफिकेशन। हमें पता है ये जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है ये साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जाकर बाइंड कर जाएगा। बाइंडिंग में क्या है, कुछ स्टिकी नेचर होना चाहिए इस आरएनए के पास, चिपकने लायक कोई चीज होनी चाहिए। तो चिपकाने के लिए या हम कहें आइडेंटिफाई कराने के लिए राइबोसोम्स को, तो इनके अंदर क्या है, कुछ बदलाव हो जाते हैं। क्या बदलाव होता है, 5 एंड की तरफ तो कौन सा एक रेजिड्यू, वन रेजिड्यू मीन 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड होएगा, सिर्फ ग्वानिन। तो ग्वानिन रेजिड्यू से उसकी कैपिंग हो जाएगी जी, फिर आपका एडेनिन आएगा। तो जी एंड 5 एंड पर क्या ऐड हो गया, ग्वानिन। एक बड़ा हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, इसी की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कैपिंग बोल रहे हैं, कैप। फिर हमारा दोबारा से ये आ गया UGAUC। अब हम कहाँ पहुंच गए, 3 एंड की तरफ। 3 एंड पर क्या होता है बच्चे, बहुत लंबी टेल ऐड हो जाती है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, मैनी न्यूक्लियोटाइड, अबाउट 10 to 13 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही टाइप के, कौन से, एडेनिन। तो यहां पर क्या आ गया, ये ऐसे एक टेल ऐड हो जाएगी। तो अब ये क्या हो गया, 3 एंड। तो 3 एंड पर क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ एडेनिन, जिसे हम क्या बोलेंगे, एडिनाइलेशन, या हम एक सिंपल पॉली ए टेल वर्ड भी यूज करते हैं, पॉली ए टेल। जबकि हमारे 5 एंड की तरफ क्या है, 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्वानिन। तो ये सारे चेंजेस हमारे क्या कर रहे हैं, इस नॉन फंक्शनल आरएनए को फंक्शनल। अब ये जो आरएनए मिला है बच्चे, यहाँ पर क्या आएगा, ये सारे एक्सॉन्स आपस में जुड़ गए। 5 एंड की तरफ क्या प्रेजेंट है, ग्वानिन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दिस इज मैसेंजर आरएनए, जिसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल आरएनए। क्या हो गया, अनवांटेड जितनी भी सीक्वेंस थी जिससे किसी भी तरीके की प्रोटीन नहीं बननी थी, वो रिमूव हो गई, वो सारे आपस में ज्वाइन हो गए, एंड्स को स्टिकी बना दिया ताकि वो राइबोसोम को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। 5 एंड की तरफ एक रेजिड्यू ऐड हुआ ग्वानिन का, और 3 एंड की तरफ लंबी चेन एडेनिन की ऐड हो गई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉली ए टेल। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें नॉन फंक्शनल आरएनए फंक्शनल आरएनए बदल गया, उसे हम क्या बोल रहे हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट हम करेंगे जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। थैंक यू।